Hello and welcome back to Best Learning Classes. Today we learn about the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started. What is not for profit organization? So it is suggested by its own name कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है. ठीक है, तो अगर उनका मेन मोटिव आपको प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने का है ना. यही हुआ कि अगर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करने का है, सोसाइटी को सर्व करने का इनका मेन मोटिव होता है. और इसका पर्पस होता है एक तरीके से रिलीजियस सर्विसेज देना पीपल को, बहुत सारे पीपल्स को साथ में. और आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है, मतलब ये जो मैनेज हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों के थ्रू हो रही होती है उनको ट्रस्टीज कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सबसे पहले तो फंड्स चाहिए होते हैं. कुछ भी करना हो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले फंड्स की जरूरत होती है. तो फंड्स कहाँ से आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? तो 5 वेज होते हैं जिससे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स आते हैं. सबसे पहला आता है डोनेशन. ठीक है, डोनेशन बहुत मिलती हैं, अलग अलग तरीके की डोनेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में. और मेंबरशिप फी होती है या फिर एंट्रेंस फीस हो जाती है, सब्सक्रिप्शन मिलती है, लोन्स का मतलब ये जब हम लोन टेक करते हैं, लेते हैं, तो क्या होता है कि लाइबिलिटी तो बढ़ती है पर ऑर्गेनाइजेशन में तो फंड्स आ रहे हैं ना. लाइबिलिटी तो बढ़ी पर फंड्स तो आए ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि फंड्स आ रहे हैं, नहीं लाइबिलिटी या एसेट्स रिलेटेड हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे. और ग्रांट्स मिलते हैं जिससे कई बार गवर्नमेंट दे देती है. तो ये 5 वेज होते हैं जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी बनती हैं. यहाँ पे लिखा ही है कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क ही नहीं कर रही होती. तो जब प्रॉफिट अर्न ही नहीं करना, तो जैसे हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वहां पे तो भाई 3 अकाउंट बन जाते थे. सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और सेकंड बन जाता था P&L अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और थर्ड तो बैलेंस शीट ही होती थी. तो ये तो सेम है, बैलेंस शीट यहाँ पे भी आ रही है, बैलेंस शीट वहां पे भी थी, तो ये तो ठीक है. पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं? देखो यहाँ पे प्रॉफिट जब अर्न ही नहीं करना तो यहाँ पे P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस मिलता था, और P&L अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट या फिर आपको नेट लॉस मिलता था, है ना. तो यहाँ पे तो हम प्रॉफिट या लॉस के लिए काम ही नहीं कर रहे, है ना. इसीलिए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है कि कहाँ से इनकम आ रही है वो रिसिप्ट में, और कहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट में चला जाता है ना. और कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है. बैलेंस शीट तो एज यूजुअल जैसे बनती थी वैसे ही बनेगी. यहाँ पे एक चीज और होती है यहाँ पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए हम 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज सरप्लस एंड डेफिसिट. ठीक है, प्रॉफिट हो रहा होता है तो सरप्लस से लिखते हैं और लॉस हो रहा होता है तो डेफिसिट से लिखते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का यूज नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का यूज किया जाता था. यहाँ पे या तो सरप्लस आ जाता है और डेफिसिट आ जाता है, इन 2 वर्ड्स का यूज किया जाता है. और यहाँ पे प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि वो फर्दर जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है. प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, फंड्स इन 5 वेज से आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 3 होती हैं इसके अंदर. और यही 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले देखते हैं डिटेल में. सबसे पहले फीचर्स देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, जहां से भी कैश की बात होगी, ठीक है, दोनों में. रिसिप्ट में आ जाएगा जहां पे कैश का इनफ्लो हो रहा है, और पेमेंट में आ जाता है जहां पे कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है, वो सारा. ठीक है, रिसिप्ट के अंदर जहां से भी कैश आ रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो लिख देते हैं, और जहां पे भी कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है वो पेमेंट साइड पर चला जाता है. ठीक है, बहुत इजी होता है अकाउंट बनाना. सबसे पहले इट इज एन एसेट अकाउंट. अब एसेट अकाउंट क्यों होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें आ ही कैश से रिलेटेड चीजें रही है. तो जब कैश से रिलेटेड आ रही है, कैश तो एसेट ही होता है, तो अगर कैश से रिलेटेड आ रही है तो ये एसेट अकाउंट है.
अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। सेकंड भी फीचर यही है कि वो तो हमें पता ही है कि कैश बेसिस होती है अकाउंटिंग की, हर एक चीज के अंदर आती ही वही जिसमें कैश इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगी वो इसमें आएगा ही नहीं। थर्ड आता है इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। मतलब दोनों चीजों की आएंगी, है ना, कि रेवेन्यू नेचर का हो वो रिसिप्ट या पेमेंट, या फिर कैपिटल नेचर का हो, दोनों की दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर इट रिलेट टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इस साल की भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश और बैंक दोनों की, या पिछले साल की थी, या फिर जो नेक्स्ट ईयर की होंगी, तीनों के तीनों ईयर्स की इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन जो इस साल की हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर की थी वो भी, और जो नेक्स्ट ईयर की है वो भी आती है इसके अंदर। ठीक है, और फिफ्थ आता है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जो ये एक्रूड इनकम होती है, या जो ये डेप्रिसिएशन होती है, ये सब क्या है ना, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, नॉन कैश चीजें होती है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये तो क्लियर आपको सेकंड पॉइंट से ही हो जाना चाहिए, तो कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बन रही है तो इट मींस इसमें नॉन कैश चीजें तो आनी ही नहीं है ना। तो डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, ये सब चीजें तो नॉन कैश होती हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमें पे करने थे पर अभी तक हमने पे नहीं की, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले से ही पे कर दिए। एक्रूड इनकम जो हमने काम कर दिया पर अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, तो ये एसेट्स में ट्रीट होता है ना। और डेप्रिसिएशन तो जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे ही कहते हैं, है ना। सो ये होते हैं ये 5 फीचर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, जो कि बहुत इजी है, आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। एक छोटी सी लिमिटेशन होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, वो भी देख लेते हैं। इट डज नॉट शो वेदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। मतलब ये अकाउंट ना ये नहीं दिखाता कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कभी स्टेशनरी चाहिए है या कोई भी चीज चाहिए है, वो अपनी जितनी भी इनकम हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में उससे वो उसको उठा भी पा रही है, वो कवर कर भी पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, या नहीं कर पा रही, तो ये वाला अकाउंट जो है वो शो नहीं करता है। तो ये इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन होती है, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स भी देख लिए, हमने उसकी एक लिमिटेशन भी देख ली। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है और इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल वैसे ही बनता है जैसे हम लेजर अकाउंट 11th क्लास में बनाते थे, ऊपर उस अकाउंट का नाम वैसे ही हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाए, हमारा वर्क अच्छा लगे, इसीलिए हम इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आता है, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड में आप लिखेंगे 31 मार्च, इसके बाद जो भी आपका ईयर होगा उस ईयर का आप यहाँ पे आगे लिख देंगे कि फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। ठीक है, सो ये बन गया, सिंपल सा नाम लिखा, फॉर द ईयर एंडेड जिस भी ईयर के लिए है, वही सेम डेबिट एंड क्रेडिट। अब रिसिप्ट का जो ये वाली साइड है वो उठा के डेबिट में रिसिप्ट आ जाएंगी और क्रेडिट साइड पे पेमेंट आ जाएंगी। ठीक है, तो बस सिंपल सा अकाउंट बनता है, ऊपर नाम आता है, जिस साल का होता है वो साल लिख देते हैं, डेबिट साइड पे रिसिप्ट आ जाती है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ जाती हैं। अब क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। ये ओपनिंग बैलेंस होता है कि क्या अभी जब स्टार्ट हुई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैश है, कुछ कैश ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी है, कुछ बैंक का बैलेंस है, वो सारा हम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर आती है सब्सक्रिप्शन, ये तो पढ़ा ही था कि फंड्स का एक तरीके का वे होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में आने का। तो जब एक फंड का एक तरीके का वे है ये, तो मतलब क्या है, रिसिप्ट है, कैश का इनफ्लो है, तो कि यहाँ पे क्या आएंगी, सारी की सारी जो इनफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, और पेमेंट साइड पे जो भी आउटफ्लो हो रहा होता है कैश का वो आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इनफ्लो हो रहा है तो सब्सक्रिप्शन इनफ्लो है। अब वही सेम चीज जो फीचर में पड़ी थी कि प्रीवियस ईयर का भी आएगा, करंट ईयर का भी आएगा, और आने वाले साल नेक्स्ट साल का भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर आई जनरल डोनेशंस एंड स्पेसिफिक डोनेशन। चलो डोनेशन तो पता है कि हाँ भाई फंड का एक सोर्स होता है, अभी पढ़ा था, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल एंड स्पेसिफिक डोनेशंस में। सो इसमें यह डिफरेंस होता है कि जो जनरल डोनेशंस होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, कि वो उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, पर जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती है वो नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि वो एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशंस उसको ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। फिर आती है एडमिशन फीस, एडमिशन फीस कह लो या फिर एंट्रेंस फीस कह लो, ये वो फीसेज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आती है। कैश आ ही रही है ना फीस, तो
तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रही है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो रिसिप्ट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में ही जाता है। फिर आता है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स की सेल करिए, ठीक है, पता है कि सेल करने पे तो पैसा आता है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के बाद अब एक्सेट्रा मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज की सेल हो रही हो उससे हमेशा कैश आएगी ही, तो वो रिसिप्ट साइड में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट करने से तो कैश आएगी, तो अगर कैश आ रही है तो वो क्या है, कैश का इनफ्लो ही है, तो वो यहीं पे ही आएगा, है ना। फिर डिविडेंड रिसीव हुए हैं या रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट रिसीव हुआ है मतलब कोई चीज अगर रेंट पे दे रखी थी वहां से रेंट आया तो ठीक है भाई, रेंट रिसीव हो गया, तो वो भी लिख सकते हैं, हाँ भाई रेंट रिसीव हुआ है ना। उसके बाद आता है आपके पास इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। मिसलेनियस रिसिप्ट्स मतलब कि किसी भी जगह से कैश आई है पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश आना, ठीक है, तो वो मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो गई। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स थे उनकी सेल कर दी है तो उधर से कैश ही आएगी। यही मैंने बताया कि न्यूज़पेपर्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, किसी भी चीज की सेल हो रही है वहां से हमेशा कैश आनी ही है, तो वो रिसिप्ट साइड में ही जाएगा। उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मान लीजिए प्राइस फंड था या बिल्डिंग फंड था, उससे कैश आई है, मतलब कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भले ही कैश आई है पर कैश तो आई है ना, ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो तो हुआ है, तो वो इधर ही जाएगा। और सिंपल यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, पर ये बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे सिर्फ एक ही केस में आएगा जब बैंक का ओवरड्राफ्ट होगा, और किसी भी केस में डेबिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, सिर्फ उसी केस में आएगी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। अब पेमेंट साइड देखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में ही होगी, अदरवाइज बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको नहीं दिखेगा पेमेंट साइड पे। देखिए कोई चीज ऑलवेज नहीं होती, ठीक है, पर जो मोस्टली होता है वो यही होता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको रिसिप्ट साइड पे और बैलेंस कैरिड डाउन आपको पेमेंट साइड पे ही मिलेगा, ठीक है। आगे आता है सैलरीज। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ लोग काम करते होंगे, उनको सैलरी देनी पड़ती होगी, तो सैलरीज में तो कैश का आउटफ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, तो ये कैश का आउटफ्लो होगा, तो पेमेंट साइड में आ गया कि हाँ भाई पेमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशन की। फिर रेंट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, रेंट रिसीव हुआ था, तो कि कैश आई थी। अब कोई चीज हमने भी रेंट पे क्या पता हम भी किसी की बिल्डिंग हम लोगों ने ले रखी है ना, तो हमारी भी तो कैश बाहर जाएगी ना, तो कैश का आउटफ्लो है, तो रेंट यहाँ पे है ना, रेंट की पेमेंट में। एक्सपेंसेस तो हर एक तरीके के, पोस्टेज एक्सपेंसेस हों, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हों या मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हों, ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंसेस, जो किसी भी चीज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हों, सारे के सारे पेमेंट में ही आएंगे। तो कि जब भी हम एक्सपेंसेस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैश का आउटफ्लो ही हो रहा होता है। फिर बात आती है जैसे पोस्टेज हो गए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टूडेंट कोई प्रोडक्ट हो, उसी की किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट करवानी, ये तो नहीं है ना कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो एडवर्टीजमेंट नहीं करवा सकती, बिल्कुल करवा सकती है, सो वो चीज हो गई। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे आप समझ जाइए कि जो ये न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है ये परचेज है, ठीक है, क्योंकि परचेज में ही कैश जाती है और जब सेल करते हैं तब कैश आती है। ऑनरेरियम क्या होता है, ये एक तरीके की सैलरी होती है, एक तरीके की फीस होती है जो एम्प्लॉयज को दी जाती है, और इसको हमेशा पेमेंट साइड में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन थी, है ना, तो ये सब्सक्रिप्शन हमेशा आपकी रिसिप्ट साइड में ही जाएगी, और जो ये ऑनरेरियम है हमेशा पेमेंट साइड पे ही जाएगा, तो कि एक तरीके की फीस एम्प्लॉयज को दी जाती है, नाम थोड़ा सा अलग रख दिया है, तो अक्सर ये आता है पेपर में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, वही सेम जैसे यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड फंड आ गया था, यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कैश तो चली गई, यहाँ पे आई थी तो हमने रिसिप्ट में लिख दिया, और जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने में चली गई तो हमने पेमेंट साइड पे लिख दिया। ऑफिस के अपने कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टेशनरी मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज करी तो ये ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, पर कैश का तो आउटफ्लो हुआ है तो ये यहाँ आ गया। फिर मिसलेनियस पेमेंट, किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी पेमेंट हो वो आ जाती है, जैसे यहाँ पे आपके पास मिसलेनियस रिसिप्ट्स आ गई थी। ऐसे ही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ आया था सेल, क्यों, तो कि सेल में कैश का इनफ्लो होता है, यहाँ आ गया परचेज क्योंकि यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता है, यहाँ आ गया लोन का रीपेमेंट, मतलब कि जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई एक सोर्स तो होती है लोन के थ्रू फंड आने की, तो बाद में लोन को रीपे भी तो करना पड़ेगा, तो कैश का आउटफ्लो तो होगा, तो इसीलिए लोन की रीपेमेंट होगी तो वो पेमेंट साइड पे ही जाएगा। बाय बुक्स, सिमिलरली यहाँ पे भी
हम परचेज लिख देंगे, क्योंकि परचेज के केस में ही सिर्फ और सिर्फ कैश का आउटफ्लो मिलेगा। और यहाँ पे सिंपल सा बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा कि अब जब ये सब हो गया, हमने सारा कैश का इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया, अब लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या कैश बची है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कि ये एंड ऑफ द ईयर में बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये डेट वाइज हमें डेटा नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो डेट वाइज डेटा शो करे। एट द एंड में बनाया जाता है, ठीक है। ये इसलिए बनाया जाता है कि पता लग सके कि क्या कैश किस हेड से आ रही है, कहाँ से जा रही है ना। तो ये पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और किस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ना। हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। बहुत ईजी वे में आप इसको अपने पास वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर सकते हैं, आपको बहुत ईजी पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।